guys, good morning. Now it's time to study about chemical bonding and molecular structure. कुछ इंटेक्स क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी हैव टू डिफाइन द ऑक्टेट रूल एंड वी हैव टू राइट द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, देखिए उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। द ऑक्टेट रूल और द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वॉज डेवलप्ड बाय कोजेर एंड लेविस। According to this, atom can be combined either by transfer of valence electron from one atom to another, either by sharing their valence electron in order to attain the nearest noble gas configuration। इसका क्या मतलब हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा और इतना बड़ा सेंटेंस लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ऑक्टेट रूल वो होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने आसपास के नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, ओके। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यही है ऑक्टेट रूल, ठीक है। आगे देखते हैं। द ऑक्टेट रूल सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। अब इसके लिमिटेशन कौन कौन से दिए हैं ज़रा देखिए। लिमिटेशन पूछे जाते हैं तो लिमिटेशन में पहला क्या है, दिस रूल फेल टू प्रेडिक्ट द शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि शेप और रिलेटिव स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। सेकेंड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द इनर्ट नेचर ऑफ द नोबल गैसेस, यानी कि ये केवल उन्हीं मतलब स्पेशली उसी एलिमेंट के लिए बताया गया है जो कि अपने आप को इनर्ट एलिमेंट के बराबर कर सकते हैं, जो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। हाउएवर सब नोबल गैसेस लाइक xenon एंड क्रिप्टॉन फ्रॉम कंपाउंड सच एज xenon डाइफ्लोराइड एंड क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड एटसेट्रा, मतलब कि ये जो हाउएवर सब नोबल गैसेस लाइक दिस फ्रॉम दिस कंपाउंड सच एज दिस, मतलब कि ये बताना चाहता है इसमें कि जो ऑक्टेट रूल है वो केवल उसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है जो अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है, इट कैनॉट अप्लाई टू द एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड है उसके आगे जो चौथा पीरियड है उसके बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। इट कैन नॉट अप्लाई टू द एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, यानी कि ये सिर्फ शुरू के दो पीरियड जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के उसी एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें इन पीरियड ऑफ एलिमेंट का उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। ये उसका तीसरा लिमिटेशन हुआ। द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस पीरियड हैव मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि तीसरे पीरियड में और उसके आगे आने वाले पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8 या 8 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए PF5 और SF5। PF5 यानी फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब आप ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस अगर अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसमें, अगर फॉस्फोरस यहाँ अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, उसके पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन को अगर मैं उसके सामने रख देता हूँ तो ये हुआ फ्लोरीन 1 2 3 4 5। अब देखिए फ्लोरीन भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप टोटल गिन लीजिए, फॉस्फोरस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, जरा गिनो तो। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मगर ऑक्टेट रूल तो बोलता है कि केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, मगर फिर भी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये हो गया एक्सपांडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। तो इसलिए वैसे ही सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। आगे, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। पांचवा है, दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू दोज कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, यानी कि ये हो गया लिमिटेड ऑक्टेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में। देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि AlCl3 है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने,
ठीक है। AlCl3 में ये हो गया Al के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 और 3। अब इसके सामने मैं 3 Cl बना रहा हूँ, 1 2 3। Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहा है, फिर भी वो नेचर में स्टेबल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो क्यों स्टेबल है, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है गाइस, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड H2O मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। क्यों? इसमें ये पूछा गया है कि अमोनिया और वाटर दोनों ही डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के होते हैं। मेरा मतलब है कि अमोनिया एंड वाटर, इन दोनों को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ते हैं। इनकी ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। वाई डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल? क्योंकि उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, फिर भी ये पूछा जा रहा है कि वाटर का बॉन्ड एंगल अमोनिया से कम क्यों होता है, वाई? तो इसका आंसर आप लोग को मैंने पहले बताया भी है, इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अमोनिया का और वाटर का। यस, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड H2O इज गिवन टू यू। द सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है कि एक लोन पेयर होता है। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, जबकि ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिस्टॉर्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है लोन पेयर का, उससे कम डिस्टॉर्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उससे भी कम डिस्टॉर्शन होगा बॉन्ड पेयर का। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो लिखा है आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके, ये वीडियो जो चल रहा है इस वीडियो को आप पॉज करके आप ये आंसर पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और उसी को मैंने शॉर्ट में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, इतना ही आंसर है उसका। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट। ओके, मेन रीज़न वही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस गाइस, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर को अगर सिंपली एक्सप्लेन किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम्स। जैसे कि अगर ये A है और ये B है, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। यस, ठीक है, जो आंसर लिखा है आप लोग उसको देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ किसे बोलते हैं? आप लोगों को इससे पहले बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ किसे बोलते हैं बच्चों। बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब होता है कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है हम उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस भी तो होगा, एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस है। अब इनका जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल की लैंग्वेज में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे और एटम के लैंग्वेज में एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो यही हुआ बॉन्ड लेंथ। ओके, तो बॉन्ड लेंथ अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। हाफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतना पोर्शन यहाँ से छूट जाता है, इतना पोर्शन यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, ओके, स्क्रीन पे आप लोगों को आंसर्स का दिया हुआ है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट। ओके, चलिए इसका डायग्राम भी थोड़ा देख लीजिए। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डायग्राम में क्या दिया हुआ है ज़रा देख लीजिए। डायग्राम वही है जो मैंने अभी बनाया था आप लोगों के पास। एक मॉलिक्यूल A है, एक मॉलिक्यूल B है,
ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, इसका आधा डिस्टेंस लिया गया है और इसका आधा डिस्टेंस लिया गया है। तो क्या किया, दोनों एटम का आधा डिस्टेंस लिया गया है। तो आधा का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है? आधा मतलब ये हो गया इसका पूरा डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा हो गया, ये हो गया इसका पूरा डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रेडियस ऑफ आर ए एंड रेडियस ऑफ आर बी ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एमॉल ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम, दैट्स ठीक है। उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव मतलब केटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस। आर प्लस का मतलब क्या होता है, केटायन, और आर माइनस का मतलब क्या होता है, एनायन। जैसे कि अगर NaCl की बात किया जाए तो मान लीजिए कि ये हो गया Na और ये हो गया Cl, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये हो गया इसका डिस्टेंस रेडियस का, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, NaCl का बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, आई होप सो वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस 4 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।